अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं करा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। इस वक्त मैं पोर्चुगल में हूँ। पोर्चुगल के एक ऐसे शहर में हूँ जो लिस्बन से तकरीबन 250 मील दूर है। और यहाँ पे मुझे जो इतलात मिली हैं, जो मैं यहाँ पे कुछ लोगों से पता किया कि 3 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानियों ने गोल्डन वीज़ा के लिए अप्लाई किया यहाँ पे। और एक पाकिस्तानी अगर गोल्डन वीज़ा के लिए अप्लाई करता है तो उसको 3.5 लाख यूरो देने होते हैं यहाँ पे। वो चाहे रियल एस्टेट डेवलपमेंट हो, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट हो, जो मर्जी इस तरह के है। तो आप देखें कि 3.5 बिलियन यूरो तो यही हो गए सीधा के सीधा, जो पाकिस्तान का यहाँ पे बार आया सिर्फ एक मुल्क में, पोर्चुगल की बात कर रहा हूँ। और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 3 लाख से 3.5 लाख के दरमियान लोगों ने यहाँ पे गोल्डन वीज़ा अप्लाई किया। बल्कि इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन हैं कि पोर्चुगल की हुकूमत जो बड़ी सीरियसली सोची है कि अब ये गोल्डन वीज़ा ही ख़त्म कर दे। उनका पता नहीं ये कौन से लोग हैं और कहाँ से आना शुरू हो गए इतने ज़्यादा। लेकिन उधर अवाम के लिए बजट का जोर है और कहा जा रहा है कि अवामी बजट है, जबकि अवामी बजट वो कहीं से भी नहीं है, हो भी नहीं सकता। जब हुकूमत के पास पैसे ही ना हो तो वो अवामी बजट कैसे देगी। लेकिन बहरहाल इसहाक डार साहब कह रहे हैं। मुझे आज हमारे बड़े अजीज़ दोस्त ने ज्वाइन किया, बड़े आज ज्वाइन किया, जनाब मुजाहिद बरेलवी साहब ने। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे सीनियर हैं, हम इनसे सीखते रहे हैं और सीखते हैं अभी भी। राना एहसान अफजल साहब हैं PMLN से, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे शैला रजा भी ज्वाइन करेंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से आपका ताल्लुक है। तो मुजाहिद साहब, सबसे पहले आपसे शुरू होते हैं। आपका बड़ा शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये मुझे बताइएगा कि क्या हुकूमत आवाम से किए हुए वादे पूरे कर पाएगी ये बजट के जो है? आप चाहे लाहौर में हो चाहे पुर्तगाल में, आपकी आवाज पे तो हमने हमेशा लब्बैक कहा है। तो खुशी हुई कि आप पाकिस्तान में एक ऐसे वक्त में नहीं है। वैसे तो खैर आपने कई इब्तला के सख्त दौर देखे और सबसे गुजरे, लेकिन यकीनन इस वक्त पाकिस्तान में सियासी तौर पर, माशी तौर पर एक ऐसा अदम इस्तेहकाम है कि पहले बड़े लोगों के तो की परेशानियां बड़ी होती हैं, लेकिन जो आम आदमी जो परेशान है और उसका सबब ये है। अब मैं मईशत का आदमी नहीं हूँ मुबशिर। मैं सिर्फ एक सवाल करता हूँ, जो भी चाहे हुक्मरान पार्टियां हो, चाहे वो PTI हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे आपकी ये जो PDM में शामिल नून लीग हो, यानी ये 1% ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी जो है वो 16,500 करोड़ है। और ये मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर हफीज पातशाह कह रहे हैं। आपका हमारा जो पूरे पंजाब सिंध का जो फ्यूडल है वो कुल 6.5 लाख या साढ़े उतने का टैक्स देता है, और वो इस मुल्क से कमा रहा है कुल तकरीबन 8,500 करोड़ रुपया। तो ये जो अशराफिया हमारा 2% है, इनमें से आप इनके तमाम, और आपने अभी अभी ये जो हमारे राणा साहब बैठे हैं, इन्होंने, आप गौर कीजिए जो लोगों की तनख्वाहें कितनी होंगी, जिसमें बेसिक तनख्वाह में 30% बढ़ाया है। अभी इस वक्त जबकि इस गवर्नमेंट को खत्म होने में सिर्फ 4.5 माह रह गए हैं, अगस्त में 110 अरब रुपए MNAs को दिए हैं कि 50-50 करोड़ रुपए ये अपने इलाकों में खर्च करें। मुबशर साहब, आप पूरे मुल्क में गए हैं, इन तमाम MNAs के घरों में इन्होंने कोई नाली बनाई, कोई इन्होंने स्कूल बनाया, कोई अस्पताल बनाया। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि कैसे वक्त में जब आपको 22,500 अरब रुपया चाहिए, 110 अरब रुपए आपने किस लिए इन MNAs को दिए, जिनमें से बेशतर तो जो है वो खंबे थे, बेशतर जो थे या तो बहुत पुरतायुश जिंदगी पहले ही से गुजार रहे थे। मुझे तो इन बेसिक 2-3 सवालों का जवाब दे दिया जाए। माशाल्लाह राणा साहब हुकूमत में है, सब कुछ कह सकते हैं, ये भी मेरी तरह बहुत सारे इदारे शुमार देंगे। और आपने लोगों को क्या दिया है? आज डॉलर तो खैर खरीदना ही छोड़ दीजिए, महंगाई का जो है वो 30%, 40% कहां तक चली गई है। पेट्रोल 262 रुपए पे चला गया। कोई चीज उठा लें आप, इन्हें बता दें कि उसमें क्या, और इस पर खुशी मनाई जा रही है हमारे प्राइम मिनिस्टर की जानिब से कि देखिए हमने कैसा बजट बनाया कि IMF से अभी तक हमें कॉल नहीं आई, इन नाराजगी की कॉल नहीं आई, यानी वो मुतमईन है इस बजट पर। अफसोस से कहना पड़ता है कि मैंने कहा ना कि हमें सिर्फ ये बता दें कि आपने अशराफिया की जेबों से निकाल कर आम आदमी को क्या दिया। जी राणा साहब, पिछले, ये तो आप मुजाहिद साहब के तो सवालों के जवाब देंगे ही देंगे। एक सवाल मैं भी ऐड कर दूं उसमें कि तकरीबन के अंदर 3.5 बिलियन यूरो जो है वो सिर्फ पोर्चुगल आया।
तो मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि क्या हमारे बैंक्स में इसका रिकॉर्ड है या ये हवाले से आया, और अगर हवाले से आया तो फिर आपकी हुकूमत की आंखों के नीचे, नाक के नीचे ये सब कुछ कैसे हो गया? और आप लोग अगर इतने ही ला इल्म और लाचार हैं तो हुकूमत में बैठे हुए क्यों हैं? तो ये भी सवाल ऐड कर लें मुजाहिद साहब के सवालों के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मुबश्शिर साहब, ये जो डेटा है इसको वेरीफाई करना होगा कि वाकई अगर 3 लाख लोगों ने 3-3 या 4-4 लाख यूरो वहाँ भिजवा के जो है उन्होंने गोल्डन वीज़ा लेने की जो है वो प्रोसेस में वो भी शामिल हैं, तो डेफिनेटली ये स्टेट बैंक के ज़रिए तो ये पैसे नहीं ट्रांसफ़र किए गए, क्योंकि जो लिमिट है गालबन पहले $1 लाख होती थी सालाना कि एक पाकिस्तानी सिटीजन बाहर रिमिट कर सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है उसको कम कर दिया गया है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये लीगल चैनल से लेके गए हों। लेकिन अब इससे पहले कि इसके ऊपर कमेंट किया जाए, डेफिनेटली नंबर्स को कि 3 लाख पाकिस्तानी ने गोल्डन वीज़ा को के लिए अप्लाई किया है, वो ये सारे को इसकी तस्दीक करें। टेक माय वर्ड फॉर इट के लाखों पाकिस्तानी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो डेफिनेटली ये हैरानकुन बात है, और ये लीगल चैनल से फिर पैसे नहीं गए। और यही एक अलमिया है कि पाकिस्तान के अंदर के हमारा टैक्स टू जीडीपी जो है वो 8.5-9% के दरमियान में ही घूमता रहा है। हमारे आखिरी दौर में ये 11% पे चला गया था, फिर दोबारा ये गिर गया। तो एक डेफिनेटली ब्लैक इकोनॉमी पैरेलल में चल रही है जिसका हुजम बड़ा बड़ा है, और वही फिर ये जो है पैसे जो है वो इस तरीके से बाहर फिर जो है वो इलीगल चैनल से जो जाते हैं। देखें बाकी जो मुजाहिद साहब ने कहा, देखें मुश्किल वक्त है, इस मुश्किल वक्त के अंदर हमने एक लिक्विडिटी क्राइसिस जो डॉलर का था वो हमने इनहेरिट किया, और हमने तो सिर्फ IMF की शराइतें पूरी की हैं। हाँ, फ्लड्स की वजह से मुजाहिद साहब ने बड़ा क्लियर कहा है कि मुश्किल वक्त अवाम के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं। आपको तो 50-50 करोड़ रुपया पार्लियामेंटेरियन को मिल गया, 3 महीने के अंदर ही खर्च करना है आप लोगों ने, तो आपके लिए क्या मुश्किल है? देखिए मैं यहाँ तक तो एग्री करूंगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि PSDP से ये जो पार्लियामेंटेरियंस डेवलपमेंट करते हैं अपने हलके में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जरिए, वो कोई बहुत एक अच्छी एलोकेशन नहीं है। और ये जब बजट किया गया था तो तब ये एलोकेशन नहीं थी, फिर ये कोalition हुकूमत के प्रेशर्स होते हैं, उसके अंदर ये हुआ। मैं इसको सपोर्ट नहीं करता, कम अज कम PSDP के अंदर गली नालियां जो हैं वो तो नहीं, कम अज कम सड़कें नहीं बननी चाहिए। नेशनल लेवल एजेंडा जो है इंसाफ की हुकूमत थी और वो कोalition गवर्नमेंट थी, तो उसको हम क्यों क्रिटिसाइज कर देते ऐसी चीजों के लिए? वो भी तो यही कहते थे कोalition गवर्नमेंट है, उसको हम क्या करें, मजबूरी है हमारी। और यही उनके रहनुमा का कहना था कि जी मैं 2/3 मेजोरिटी लेके आना चाहता हूं, तब तो हम उसको गलत कह रहे थे। आज आप ये वही जवाब दे रहे हैं। नहीं, लेकिन मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मुझे ये कोई इतनी अच्छी मैं इसको डिफेंड करूं या इसकी तारीफ करूं कि ये लाजमी था करना, तो वो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भी समझता हूं कि PSDP के अंदर जो है ये सड़कें, नाली, सीवरेज जो है वो नहीं होना चाहिए। राना साहब एक बात मुझे बताइएगा, आप बहरहाल PMLN में हैं, आपके नजदीक अभी तक मिफ्ता इस्माइल बेहतर वजीर खजाना थे या इसहाक डार साहब, आपके नजदीक? देखिए जो है दोनों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। मैं समझता हूँ कि हाजिर वजीर खजाना है, उन्होंने बारहा कोशिश की कि IMF का मुआहदा जो है वो रिवाइव हो जाए। और अभी नहीं, देखें मैं इसका जवाब जो है वो आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं दे सकता। मैं समझता हूं कि दोनों ने अपना अपना एफर्ट किया, और दोनों की पॉलिसीज जो है उनमें पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, लेकिन दोनों अपनी तरह रेलेवेंट हैं और सही बात करते हैं। उन्होंने कोशिश की, और डार साहब ने भी अभी भी प्राइम मिनिस्टर पुर उम्मीद है कि 30 जून तक जो उनकी बात हुई थी IMF के हेड के साथ, कि वो जो मुझे खुद इसहाक डार साहब ने 6 महीने पहले कहा कि मैक्सिमम 2 हफ्ते में IMF से साइन हो जाएगा। मैं कुछ सुनी सुनाई बात नहीं कर रही, जो मुझे कहा मैं वो बता रहा हूँ आपको। जी बिल्कुल, तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो इंडिया दिया है ना जी कि वो होपफुल हैं, तो हम उम्मीद पे हैं कि ये 9th रिव्यू हो जाए। और अगर नहीं होता तो फिर देखें हमने जो बजट भी दिया है उसके अहदाफ भी हमने शेयर किए IMF के साथ, और ये पहली दफा हुआ है कि एक ट्रांजिशन के अंदर IMF के साथ बजट बनाते हुए मुशावरत की गई है। तो मैं समझता हूं फिर जो भी अगली हुकूमत आएगी
अगस्त में जब हमारी ख़त्म होती है, तो उसके लिए कोई बहुत बड़ा हर्डल नहीं होगा आईएमएफ के साथ आगे निगोशिएट करने के लिए, क्योंकि आईएमएफ ऑलरेडी अवेयर है इस बजट के साथ, उनके साथ नंबर शेयर होते रहे और मुशावरत भी रही। तो जो भी अगली गवर्नमेंट में आएगा वो एक कंटिन्यूटी के साथ जो है वो आईएमएफ के साथ एक 24वें प्रोग्राम में जा सकता है। शैला रजा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और आपने हमें आज ज्वाइन किया, आपका शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा कि जो बजट आया ये किस तरह से पीएमएलएन की या आप लोगों की एलाइड हुकूमत जो है वो कह रही है कि जी ये अवाम दोस्त बजट है, इसमें अवाम की दोस्ती वाली तो कोई बात नहीं है। जो हालात हैं उसमें इससे बेहतर बजट हो नहीं सकता, और एक कोशिश हुई है, और मैं नहीं समझती कि इसमें अगर आप बहुत सारी बुराइयां निकाल दें तो आप ये कहेंगे कि जी तनख्वाह कैसे बढ़ा दी, तो वो बढ़नी थी। जहां दूसरे लोगों के डेली वेजेस के भी हमने बात की है, पिछले साल हमने कम से कम मिनिमम वेज जो रखी थी वो 25,000 रखी थी, तो सारे लोगों को बड़ी तकलीफ हुई थी, और पीटीआई को भी, और यहाँ तक के लोग कोर्ट में चले गए थे। और फिर उसके बाद जो है हमने देखा कि जब हमने इस्तीफा की बात की तो इस पे भी बात हो रही थी, कम से कम वेज जो है वो कितनी होनी चाहिए, और उस पर मुतहद पीटीआई कह रही थी कि 25,000 तो कम है, और बहुत सारी जगहों से आवाज आ रही है। बीबी, मैं कता कलामी कर रहा हूँ, सॉरी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। लेट मी रीफ्रेज माय क्वेश्चन, क्योंकि वो पहला सवाल शायद सही नहीं था। बात यह है कि 18वीं तरमीम आए हुए बड़ा अरसा हो गया और आप लोग ही लेके आए थे। 18वीं तरमीम के बाद जो वजारतें, जो महकमे सूबों को डेवलूट हो गए, वो अभी तक वफाक में क्या कर रहे हैं? जो आप सरप्लस हजारों बिलियन का ये जो बजट वफाक के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्या ये केयरलेसनेस नहीं है? क्या इसकी नहीं कटौती होनी चाहिए थी? 2012 के बाद इनको डिवॉल्व होना था। हाँ। 2012 के बाद इन्हें डिवॉल्व होना था। जो जब तक हमारी गवर्नमेंट रही, हमने जितना डिवॉल्व कर सकते थे किया, लेकिन उसके बाद से आप समझते हैं कि हमारी हुकूमत नहीं थी, ना उसके बाद एनएफटी हुआ, ना पीएमएलएन कर सकी। मई 2016 में ड्यू था, उसके बाद 20 में था, दोनों ने नहीं किया। पीएमएलएन की हुकूमत ने तो थोड़ा बहुत कुछ सूबों का ख्याल किया, लेकिन एक पीटीआई ने तो ये भी नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल और सीसीआई, और नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का जो है वो आईनी तौर पर कम से कम साल में 2 मीटिंग्स हो, इन्होंने वो भी नहीं की। सीसीआई भी जब इनके अपने हुकूमतों के, इनके अपने सूबे चीखे के आप सूबों का एक स्टेबिलिटी फंड होता है, वो तो आप दें, तो फिर उसके बाद सीसीआई हुई जिसमें हमारे जो है सीएम साहब भी गए। तो ये तो सूरत हाल रही, और इनमें से कोई सिंसियर नहीं है कि छोटे सूबों के मसाइल हल किए जाएं, चाहे कोई भी मसला हो। अगर आप इरसा में भी देखें तो चारों सूबों की नुमाइंदगी होती है, फिर चारों सूबों में रेगुलेट करता है चेयरमैन का ओहदा। जैसे ही सिंध की बारी आती है सारे लोग चीख पड़ते हैं कि जी नहीं, वो ठीक है, मेरे कहने का मतलब तो ये नहीं किया इन्होंने। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप 1500 बिलियन डेड ऑर्गेनाइजेशंस को जो दे रहे हैं, आप उनको 1-1 रुपए का भी प्राइवेटाइज कर दें तो हर साल का 1500 बिलियन बचता है ना। आप लोग ये जो पूरे GORs हैं, म्यो गार्डन्स हैं, आपके सरकारी DCOs हैं, कमिश्नर्स हैं, इनके जो घर हैं, तकरीबन ये $50 बिलियन की रियल एस्टेट वैल्यू है इसकी। क्या हमारा मुल्क जो हर एक से हर वक्त भीख मांगता रहता है, कर्जे मांगता रहता है, वो ऐसी अय्याशियों का मुतामिल हो सकता है जो दुनिया के किसी मुल्क में ना हो? देखिए वक्त आ गया है कि एक वाकई चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, उसपे सारे जमातों के जो पास हैं लोग और जो ब्यूरोक्रेसी में हैं वो बैठे, और इस तरह की अगर कोई रिफॉर्म्स हो सकती हैं जिसकी हमेशा गुंजाइश रहती है तो बिल्कुल होने चाहिए। और जहाँ तक बात है, हर सिस्टम आप देख ही रहे हैं कि उसमें कहीं ना कहीं से कोई मसला है, तो अगर सस्टेनेबिलिटी जो है वो एक सिस्टम को भी हो जाए तो इस मुल्क को जो दिया है वो सियासतदानों ही ने दिया है, और अगर उनको मौका दिया जाए तो वो बैठ के करता है। ठीक है जी, मुजाहिद साहब क्या कह रहे थे आप? मैं तो सिर्फ एक बात पूछता हूँ, आपने 18वीं तरमीम का जिक्र किया,
और मैंने कहा मईशत का आदमी नहीं, बहुत फैला हुआ सब्जेक्ट है। एक मिसाल, बुनियादी चीज होती है पानी, बिजली, गैस। मेरी बहन यहाँ बैठी है, काबिल एहतराम, इनसे क्या मुझे तो पूछना चाहिए खुर्शीद शाह से या नासिर शाह से जो बड़े हैं। एक मंसूबा है K4 का, पानी का। मैं जवाब दूं। ये 8 साल बाद संग बुनियाद, 8 साल में चौथी बार संग बुनियाद रखवाया गया है शहबाज शरीफ साहब से, और उन्हें, मैं उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, उन्हें अंकिल बना दिया गया दोबारा गवर्नर हाउस में। ये मंसूबा 13 अरब का था, 13 अरब का था, उन्होंने आप 13 अरब का था, जो 1 अरब 10 करोड़ तक पहुंच, 120 अरब तक पहुंच चुका है ये वाला मंसूबा K4 का, और जिसका 8 साल में चौथी बार जो है संग बुनियाद रखा गया है। इस बार बजट में 47 अरब रुपए मजीद वफाक ने इस बजट के लिए रखे गए हैं। और इस बजट की ये हैदराबाद सक्खर मोटर हाईवे है, अभी चंद माह पहले आप वाले शहर में आए थे, आपको खबर थी कि सकरंट के सिंध बैंक से 1 अरब 40 करोड़, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं, वो विड्रॉ किए गए, डिप्टी कमिश्नर मटियारी को दिए गए। उसने बोरियों में भर के कहा कि मैं बांटूंगा, 800 लोगों में कुछ नहीं बटा। फिर इतना बड़ा फ्रॉड था कि वो पकड़े गए। आजकल गालिबन वो केस इस वक्त इन लोगों पे चल रहा है। तो मैं सिर्फ इस K4 मंसूबे का कहूं, जो 13 अरब का था 8 साल पहले, वो 120 अरब का हुआ, और 47 अरब अभी मिले। और वो मंसूबा कब मुकम्मल होगा, और खास तौर पर क्या सिंध, हम और आप जाने जाते हैं 10 लाख रुपए जो हमें बैंक मैनेजर नहीं देता, बैंक के सदर के वजह से 1 अरब 20 करोड़ रुपए सकरंट के बैंक, सिंध बैंक के सदर ने करा, उसे कुछ नहीं हुआ। 2-4 बेचारे क्लर्कों और अफसरों को पकड़ लिया। इतना बड़ा घपला। मैं जवाब देती हूँ। वो डिप्टी कमिश्नर जो है वो प्रोविंशियल एक्सचेंज प्रोग्राम के सिलसिले में KP मदीने से आया था, और जो लेके गया है, एक तो ये बात है। दूसरी बात जो है, K4 जो है, इसकी फिजिबिलिटी भी हमने बनवाई है जब हमारी हुकूमत आई थी, और इसके ऊपर जो काम हो रहा है वो FWO के तहत FWO कर रही है। दूसरी बात ये है कि ये फेडरल और प्रोविंस का 50% शेयर पे प्रोजेक्ट है, और आप पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट उठा के देखें, 2013 में हमारी गवर्नमेंट गई है, हम जब बिलियन में पैसे रखते थे वो 200 मिलियन से आगे नहीं जाते थे। तो जाहिर है कि कीमतें बढ़ रही हैं, बदल रही हैं, और अभी भी जो हमने इस पे काम कर रहे हैं वो इसके कुछ फेजेस हैं जिनका हुआ है। दूसरी बात, इन्होंने बिजली की तो 18वीं तरमीम के बाद सिर्फ सिंध वो सूबा है जिसका अपना बिजली घर है, जिसने अपनी ट्रांसमिशन लाइन बिछाई, जो है वो एक बहुत बड़ा अमाउंट अपने पैसों से बिजली का पैदा करके नेशनल ग्रिड में डाल रहा है, जो फैसलाबाद की इंडस्ट्रीज में चल रहा है। इससे मैं आता हूँ, प्रोजेक्ट कहीं भी नहीं लगा। इसके अलावा अल्टरनेटिव जो प्लांट है वो भी हमारे यहाँ झिम्पीर में लगा। मैं चल अभी भी आता हूँ इस पे, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है यहाँ पे, देखते रहिएगा, मेरे मेहमान मेरे साथ ही हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। और राना एहसान साहब, आपने मुजाहिद बरेलवी साहब की गुफ्तगू सुनी ब्रेक पे जाने से पहले। वो कहते हैं शहबाज शरीफ को मामू बना दिया गया K4 मंसूबे पे। क्या आपके प्राइम मिनिस्टर को पता है इस बात का? देखिए, शहबाज शरीफ को तो 1 साल और कुछ महीने हुए हैं वजीर आजम बन के। उससे पहले तो PTI का दौर था, मेरे ख्याल से तब डिले हुआ। अभी ये साल सवा साल में तो मेरा नहीं ख्याल उन्होंने कोई 2-3 दफा उसका इफ्तिताह किया है या उसकी जो संगे बुनियाद है वो रखी है। ये तो थोड़े अभी शहबाज की बात कर लेते हैं। कल आपका रशिया से तेल लग गया ना आके, और वो हमें 60-70 रुपए लीटर कम पे पड़ रहा है ना, ये तो सच है ना? जी 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 जी। अवाम के लिए कब 70 रुपए तेल की कीमत कम होगी? देखिए, मुबशर साहब पहले दिन से कहता था कि ये कोई जब आएंगे उसमें हमारा ज़र मुबादला बचेगा, लेकिन उससे जो इम्पैक्ट आएगा वो हर 15 दिन बाद अवाम को ट्रांसफर हो जाता है। देखें, मुझे सिर्फ अगर 1 मिनट दे दें, मैं समझा देता हूँ। अगर टोटल कंजम्पशन मिसाल के तौर पे 100 लीटर है पाकिस्तान की, और हम रशिया से 1-2 लीटर पहले मंगवाना शुरू करते हैं, तो अगर हमें 20 या 25% वो सस्ता दे भी जाते हैं तो ओवरऑल इम्पैक्ट बहुत कम आएगा।
इसका असल इम्पैक्ट आप तब फील करेंगे जब कम से कम आप 30-40% रशियन तेल पाकिस्तान के अंदर आ रहा हो, तो फिर वो जो डिस्काउंट मिल रहा है वो जो है उसका असर हम महसूस करेंगे। लेकिन जितना भी डिस्काउंट हमें मिलता है उसका ज़र मुबादला में आपकी सेविंग होती है फॉरेन एक्सचेंज की, और वो हर 15 दिन बाद ऑटोमेटिकली जो आपकी एवरेज कॉस्ट ऑफ परचेज है क्रूड की और फिर आपका जो एक्सचेंज रेट है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है एक एंड कंज्यूमर को। जी मुजाहिद साहब, क्या आप सेटिस्फाइड हैं इनके जवाबों से दोनों के? भाई एक तो आप मुझे मैंने आपसे पहले भी कहा था, शैला बीबी वर्किंग क्लास की खातून है, बड़ी स्ट्रगल खाई है। आज जो खवातीन कर रही है ना, जाम सादिक के दौर में CIA सेंटर में इनके साथ बहुत कुछ हुआ। जब ये सामने बैठी हो ना मेरी शैला बीबी, तो मैं कम से कम पीपल्स पार्टी के हवाले से कोई ऐसा सवाल करूंगा ही नहीं, क्योंकि मैंने कहा कोई फर्क होता है। ये स्ट्रगल करके शैला बीबी आई है, जो बात कही मैं इनसे कन्फर्ट नहीं करूंगा, ना फिगर्स पे ना उस तरीके से। इतना राणा साहब भी बड़े काबिल एहतराम है। मैं बात तो उन लोगों को कह रहा हूँ, और आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज में किसके पास रिसोर्स और किसको होते हैं। लेकिन इस बजट के अगर हम उसमें अदाद-ओ-शुमार या गोरख धंधे पड़े, जैसे ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। हमारा सिर्फ कहना है कि जनाब अब तो खैर ये अगस्त अव्वल, तो मैं मुबशिर साहब आप मुझसे ज्यादा जहां दीदा आदमी है, आप ज्यादा पावर कॉरिडोर में रहते हैं, ये इलेक्शन ईयर नहीं है। और आप यहां तक जब तक आएंगे, और अब ये मैं नहीं कह रहा, 4 आवाजें मैंने सुनी है बड़े मुख्तदर हलकों से। तो पहले तो ये सवाल आएगा कि अगर अगस्त में असेंबलियां डिसॉल्व हुई तो फिर क्या बनेगा सेटअप, इंटरीम सेटअप, मतलब ये जो निगरान तो ऑटोमेटिक अगस्त में खत्म ही होना है ना मुबशिर साहब, गालिबन जो प्रोविंशियल का। तो सबसे बड़ा मुश्किल मरहला ये है कि इस क्राइसिस में इंटरीम सेटअप सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कैसे बनाएगी, प्राइम मिनिस्टर उसका कौन होगा, चारों सूबों के कैसे होंगे, ये सेटअप के लिए जो 2 चैलेंजेस होंगे कि इस वक्त भाईजान, एक ख्वाहिशमंद साहब जो है ना, वो 4 महीने से 3 सूटकेस लेके आए हुए हैं और वो पिंडी में ही बैठे हुए हैं। उनका नाम हफीज शेख है, वो सबसे ज्यादा ख्वाहिशमंद है। वो हमेशा पाकिस्तान एक सूट के साथ आते थे, इस बारी 3 सूटकेस के साथ आए हुए हैं। तो वो आपने नाम ही दे दिया। तो यहाँ से भी कुछ लोग गए, एक आध जो सिंध से मुझे इत्तला है, और भी कोई लोग गए हैं। तो एक तो ये कि ये जो हम बहुत सारी बात मुस्तकबिल के हवाले से मफरूरों पे होंगी, और पीपल्स पार्टी और नून लीग से सवाल करना इसलिए जायज नहीं है कि खुद अगस्त के बाद इनकी पोजीशन क्या होगी। यानी ठीक है, प्रोविंसेस ने बजट दे दिया, लेकिन अब क्या जुलाई आ गया ना, 14 अगस्त लेकिन ना। तो मुजाहिद साहब, मैं आपको कंफर्म बता सकता हूँ, एक बात मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो बहुत जोर उन्होंने लगाया कि इंतखाबात वक्त पे हों, और PMLN के कुछ हल्के चाह रहे हैं कि हों वक्त पे, और काफ़ी बड़ा हल्का उनका चाह रहा है कि वक्त पे नहीं होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान भी नहीं चाह रहे, और मेरा ख्याल है कि जब तक चंद केसेस का फैसला नहीं होता, और बाकी लोग इसको नहीं चाहते कि ये वक्त पे हो, तो मुझे तो इस साल इलेक्शन मुश्किल लगता है। मैंने तो आपको केयर टेकर से ज्यादा इंटरीम गवर्नमेंट तक का बता दिया। आपने कहा कि 3 सूट भी लेके पहुंच चुके हैं, सूटकेस भी लेके पहुंच चुके हैं। तो इसलिए जो है कि अब जो है, और मुस्तकबिल के हवाले से जो, अगर आप बजट के हवाले से बात करें, उससे ज्यादा इस वक्त जो अगर पॉलिटिकल, आप मुझसे फिर मैंने कहा ये तीनों बड़े सीनियर लोग बैठे हैं, शैला बीबी और आप, सियासी इस्तेहकाम अगर नहीं होगा तो कोई भी आपको धेला नहीं देगा और ना कोई इन्वेस्ट करेगा। आज मैं पढ़ रहा था कहीं, मियां मंशा बहुत बड़े हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो कह रहे थे हम क्यों लगाए पैसे भाई हमारे यहाँ इस वक्त, हमें यही नहीं पता कि कल जो है होगा यहाँ कौन, बाहर वाले से ज्यादा बहुत आते हैं, वो इन्हीं के जरिए लगाते हैं ना। तो बहुत सारे सवाल जो हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं मुबशिर, और आप जब आएंगे गुफ्तगू करेंगे कि जो इस वक्त माहौल है उसमें हर जगह एक सवालिया निशान है, और कम से कम मेरे पास तो जवाब नहीं है, शायद ये सीनियर लोग जवाब जरूर दे दें। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं कि सवाल मेरा भी आपसे भी है मुजाहिद साहब, कि मियां मंशा साहब जिनको इकोनॉमी का नहीं पता कि कल कैसी होगी, क्या उनको ये पता है कि कल उन्होंने सांस भी लेनी है कि नहीं लेनी? ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। क्या वो उनके भी नाम में ले दूं? खबर पल भर की नहीं, और सामान पता नहीं कितने 100 साल का। शैला बीबी, प्रॉब्लम यह है कि मियां मंशा की एक और स्टेटमेंट भी आई है
कि हिंदुस्तान के साथ हम ट्रेड क्यों नहीं कर सकते, जबकि चाइना अपने तमाम डिस्प्यूट्स और लड़ाइयों के बावजूद उनके साथ ट्रेड कर रहा है। दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। मुबश्शिर, बात यह है कि हमारे यहाँ क्रिकेट, सियासत और इस्लामी मामलात में हर आदमी बहुत अपनी राय रखते हैं, तो रिलीजियस उसमें भी और मुस्तनद रखते हैं, तो क्या किया जा सकता है। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि मैं बार बार एक बात कहूँगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि इलेक्शन हो और वक्त पर हो। अगर मुद्दत असेंबली की पूरी 12 अगस्त को है, उसको असेंबली खत्म हो तो फिर जाहिर है 2 महीने, और अगर उससे 4-6 दिन पहले खत्म हो तो नवंबर में होंगे, तो इलेक्शन को होना चाहिए। और अब जबकि बजट में उसके लिए बाकायदा अमाउंट भी एलोकेट किया गया है, तो इलेक्शन में देर नहीं होनी चाहिए। क्यों जी एहसान साहब, आपके ख्याल में इलेक्शन कब हो रहे हैं? देखिए जी, हमारी हुकूमत तो अगस्त के अंदर ख़त्म हो रही है और उसके बाद इलेक्शन जो है आईनी तौर पे 60 से 90 दिन के अंदर हो जाने चाहिए, और यही स्केड्यूल हमें जो है वो हमारी पार्टी लीडरशिप ने ओवरऑल जितने भी कैंडिडेट्स जिन्होंने 14 मई के इलेक्शन के लिए जो है वो अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराए थे, उनको यही हदायत दी गई है कि आप इलेक्शन की तैयारी करें। तो हमारी जो पार्टी है वो तो लोगों को इसी चीज का अंदिया दे रही है कि इलेक्शन जो है अक्टूबर नवंबर में होंगे। मुजाहिद साहब, आपने दोनों की बात सुन ली, इनको नहीं लगता कि नवंबर में? आपके दोस्त जो है, आपके दोस्त, आपके हमारे मुश्तरक दोस्त जो केयर टेकर पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, कितने अरसे के लिए आए थे? कितना मुद्दत उनको गुजर गई जी? हाँ, और कितनी मुद्दत वो रहना चाहते हैं? तो यहाँ तो कौन सा आइन, कौन सा कानून उनको इजाजत देता है? किस तरीके से वो फैसले कर रहे हैं? उसकी क्या आईनी हैसियत होगी, क्या कानूनी हैसियत होगी? जो ये कितने पैसे वो दे रहे हैं? अभी मैंने सुना एक जमीन दे रहे हैं कोई बहुत बड़ी रिटायर्ड फौजियों को, कितनी बड़ी जमीन दे रहे हैं लाहौर में, आपकी कोई अरबों रुपए की है शायद, दे दी थी, हाईकोर्ट ने रुकवा दिया। ऐसे ही है ना? ऐसा ही है भाई। टेकर के लिए मुद्दत नहीं लिखी, केयर टेकर के लिए लिखा है जब तक इलेक्शन ना हो। और बिल्कुल उसी तरह जैसे केपी में केयर टेकर है, ऐसे ही पंजाब में भी है, तो इसीलिए 4 महीने का बजट दिया है। देखें मुबश्शिर साहब, यहाँ जो है ना आइन की हम बात करते हैं, तो आइन के मुताबिक अगर सुप्रीम कोर्ट भी तशरीह ठीक कर लेती और कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट ना करती तो ये डिलेमा ही ना खड़ा होता जो 63A की जो तशरीह की गई। और देखें, सवाल तो ये बनता है कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात हो रही थी, यहाँ एक आदमी को मौका मिला कि वो नेशनल असेंबली के अंदर ऑपोजिशन का रोल इख्तियार करे। जब नो कॉन्फिडेंस आया, उसने पार्लियामेंट को नहीं अहमियत दी और वो पार्लियामेंट से इस्तीफे देके बाहर आ गया। फिर उसको हुकूमत 2 सूबाई हुकूमतें मिली, केपीके की पहले ही थी और पंजाब की उसको एक प्लेट में रख के दे दी गई आईनी इंटरप्रिटेशन जो कि गैर आईनी थी, उसके जरिए। मैं बड़ा क्लियर हूँ एक बात पे, आई एम सॉरी, मैं ऐसा आदमी जो रियासत के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ जिसने बगावत की कोशिश की हो, उसने फौज के अंदर बगावत की कोशिश की हो, मैं उसका जिक्र भी नहीं करना चाहता अपने शो पे। लेकिन आईनी और कानूनी तौर पर आप कहेंगे कि सिविलियन को जो चले, ये जो आपने कमांडिंग ऑफिसर के हवाले कर दिया, पार्लियामेंट ने इंडोर्स कर दिया, आप ये चाहेंगे कि सिविलियन को है कमांडिंग ऑफिसर के हवाले कर दे और मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चले? व्हाई नॉट? पार्टी इस पे एग्री करेगी? आपका जो मैं एक अर्ज करूं, पूरी दुनिया में जब आप रियासत के अलामतों को हमला करते हैं तो फिर मिलिट्री कोर्ट ही एप्लीकेबल होते हैं। आपको मैं अमेरिका की एक एग्जांपल दे देता हूं कि उन्होंने पाकिस्तान की मिसाल दे देता हूं, मैं आपको पाकिस्तानी मिसाल देता हूं। भुट्टो साहब के दौर में जिन्होंने बलूचिस्तान में बगावत की थी, पहाड़ों पर गए थे, धमाके किए थे, उनका मुकदमा कहां चला? मेरी एक अर्ज सुन, मैं आपको ये समझा दूं कि जो आर्मी कोर्ट है ना, ये लोगों को बड़ी गलत फहमी है और मैंने इसके ऊपर काफी स्टडी की है। आर्मी कोर्ट में बलूचिस्तान की मुसल्लह लड़ाई कहाँ हुई थी, किससे हुई थी? पहाड़ों पर फौजियों से हुई थी। मुजाहिद भाई, मैं अगर एक बात खत्म कर लूंगा ना तो फिर आपको मेरा मौका समझ आ जाएगा। आपको प्लीज मैं बड़ी रिक्वेस्ट
करके कह रहा हूँ। देखिए, बात यह है कि आर्मी कोर्ट जो है उसमें आप काउंसिल कोई भी ला सकते हैं, सिविलियन ला सकते हैं। बेशक आप अली जफर साहब को लाएं, बेशक आप सिप्तैन साहब को लाएं, बेशक आप बाबर गौरी साहब को लाएं, जिसको मर्जी आप लेके आए वो आपको डिफेंड कर सकते हैं। आर्मी कोर्ट में और सिविल कोर्ट में हम एक्चुअली दुरानिया का जो है ना वो काम होता है वक्त वो, क्योंकि डेली एक ही केस की हियरिंग हो रही होती है, डेली हियरिंग होती है, तो वो 2 महीने के अंदर फैसला हो जाता है। उसके बाद आप सुपीरियर कोर्ट को फिर जाएंगे अपीलों के लिए, हाई कोर्ट में भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। ये सेकंड कोर्ट का ट्रायल का जो टाइम है उसका काम होता है। राणा साहब, मैं सही कह रहा हूँ? देखिए, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के आइन के अंदर इस चीज की प्रोविजन मौजूद है कि अगर आप फौजी तंसीबात के ऊपर हमलावर होते हैं तो वो आपका आइन कहता है कि वो ट्रायल जो है उन लोगों का जो है मिलिट्री कोर्ट में होगा। तो कोई आप गैर आइनी काम नहीं कर रहे। अगर किसी को इस जो तरमीम हुई थी इसके ऊपर कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करता या इख्तलाफ है, उसके पास भरपूर राइट है कि वो कैंपेन करे कि ये 2/3 अक्सरियत जब मौजूद हो तो इसकी दोबारा आईनी तरमीम कर दी जाए। लेकिन करंट इस वक्त मौजूदा हालत में ये पाकिस्तान के आइन का हिस्सा है, कोई गैर आईनी काम नहीं हो रहा और बिल्कुल आइन के मुताबिक जो प्रोपेगेंडा है। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, एक बदतरीन कैंपेन चलाई जा रही है ह्यूमन राइट्स वायलेशन की, जो इस चीज को टारगेट कर रही है कि पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस हम हिला दें। इसी तरह जिस तरह खत लिखे गए आईएमएफ को, ये मैं समझता हूं कि एंटी एक प्रोपेगेंडा किया गया कि खवातीन के साथ ज्यादतियां हो रही है। एक भी खवातीन के साथ कोई वायलेंस नहीं हुआ, आपके प्रिजन रूल्स वायलेट नहीं हुए। लेकिन यहाँ जो एक मलिशियस मीडिया कैंपेन ये एक पार्टी चलाती है जिसका फिर आपके ख्वाजा आसिफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों माफी मांगी कि उस्मान डार की वालदा के बाल खींच के उसे खींचा गया था? किस बात पे माफी मांगी उसने, ख्वाजा आसिफ ने? नहीं, देखिए, वो उनके घर के कह रहे ना, एक अब आप बात आई, जवाब दीजिए। ख्वाजा आसिफ ने माफी मांगी ना सियालकोट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, वो कंडेम किया उस चीज को, लेकिन यहाँ ये कहना कि मैस लेवल पे एक खातून के साथ नहीं हुई तो मैं आपसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, जो चाहे हो। लेकिन अगर आप की बात करेंगे तो किसी भी जमात की हो, कोई भी हो, अगर उसका होगी तो हम सवाल उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। प्रॉब्लम उठाएं, आप सवाल उठाएं। एक मिनट राणा साहब, एक सेकंड राणा साहब, एक मिनट। मैं अपने प्रोड्यूसर को रिक्वेस्ट करूंगा आप दोनों को नंबर्स भी एक्सचेंज कर दें ताकि आप लोग फोन पे भी बात कर लें कभी आपस में प्रोग्राम के अलावा। लेकिन मुजाहिद भाई, 2 बातें हैं जिनका फर्क है। पहली बात तो ये है कि किसी औरत क्या, मर्द क्या, ट्रांसजेंडर क्या, किसी के साथ अगर कोई ज्यादती होगी तो हम उसको कंडेम करेंगे, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी बात यह है कि हमारे पुलिस हैंडलिंग यानी पुलिस की जो हमारी स्किल सेट है उसको अगर हम जेल के अंदर हैंडलिंग से हम उसको तशबीह देंगे तो वो भी गलत है। 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। बट चला रजा, आई होप के यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। मैं बिल्कुल एक बात कहना चाहती हूँ और शुक्रिया मुजाहिद भाई का कि आपने हमारी स्ट्रगल याद रखी। और मैं जो थी वो CIA सेंटर में सख्त सर्दी में बगैर मैं अखबार की तह बिछा के सो रही थी, और जेल तो फिर देखी होती है, वहाँ पे तो बहुत ही बुरे हालात थे। लेकिन मुझे ये फख्र था कि मुझे कोई मुल्क के खिलाफ बात नहीं की है। मैंने डिक्टेटर के खिलाफ आवाज हमेशा बुलंद की, लेकिन पूरी एक सिस्टम को तो मैं नहीं कहूँगी कि जो उनका साथ दे रहे थे। और इसके बावजूद मैं ये समझती हूँ कि जो हमारा वक्त था ना, उसमें टेलीफोन इतना कॉमन, मतलब सेल फोन तो था ही नहीं और सोशल मीडिया का भी ये सिस्टम नहीं था। लेकिन उसके बावजूद पुलिस को मैं ये नहीं कह सकती कि वो रेप करेंगे। मैं ना छोटी सी अर्ज है मेरी कि वो रेप करेंगे या कुछ करेंगे। जो एक उनका एक बेहूदगी है कि उन्होंने बाल खींचे या वो खींचे, वो इंडिविजुअल एक्ट हो सकता है। जैसे रेंजर्स ने कराची में पार्क में एक लड़का मार दिया था, लेकिन ये ऑर्डर में नहीं था, रेंजर्स के तौर तरीकों में नहीं था। तो इस तरह जहाँ पे अगर किसी ने
मिसबिहेव किया है, मैं उसकी इंतहाई मजम्मत करती हूँ। लेकिन सीधी बात यह है, झगड़ा तो हमारा था डिक्टेटर से, लेकिन हमने इस तरह शौहदा को जो उनकी तस्वीर लगी होती थी उनको नहीं जलाया, इस तरह से हमले नहीं किए। ये गलत है, ये गलत। उस वक्त के चीफ मिनिस्टर जाम सादिक कराची प्रेस क्लब आए थे शैला, और आपको शायद नहीं पहुंचा हूं, मैंने वहां खड़े होकर वो प्लॉट देने आया था, मैंने सवाल किया जाम सादिक से कि तो आपने शैला और कौन मेरी दूसरी टवाना के साथ क्या किया? उसने कहा तुम कौन हो, खड़े होकर जो कुछ किया मेरे साथ ये किया हमने। ये मैं बता रहा हूँ कितनी पुरानी बात है, हम तो उस वक्त भी उठाते रहे, ना सोशल मीडिया था ना कुछ था, इसीलिए मैं आज उठा रहा हूँ कि अगर मैं अगर सिर्फ एक छोटी सी मुख्तसर बात करना चाहूंगा। देखें, अगर कोई मिस हैंडलिंग हुई है, कोई गलत हुआ है, उसको हम कंडेम करते हैं, लेकिन अगर आप जाली बयानिए बनाएंगे कि खवातीन से रेप हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, और आप इंटरनेशनली उसको पिच करेंगे, आप प्रोपेगेट करेंगे। आपका शुक्रिया मुजाहिद बरेलवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए। शाला रजा साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, बड़ी छोटी सी बात है कि जब भी आप पाकिस्तान से बाहर आते हैं तो दो चीज़ें समझ आती हैं। एक तो पाकिस्तान अपने तौर तरीकों की वजह से बहुत जल्दी इररिलेवेंट हो रहा है बाकी दुनिया के लिए, और अगर हम बाकी दुनिया के साथ साथ हम शाना बशाना चलना चाहते हैं तो हमें अपनी गवर्नेंस को जो है बहुत बेहतर करना है, बहुत ज़्यादा बेहतर करना है। और ये जो अकड़ा परवरी, नेपोटिज्म और हमारे यहाँ जो VVVIP कल्चर है, इसका असर नौ हमें खात्मा करना पड़ेगा, और जो है हमें इसको कंडेम करना पड़ेगा। हमारे यहाँ VIP सिर्फ वो होना चाहिए जो ज़्यादा टैक्स देता है, बाकी कोई और उसकी जो है ना VIP की कैटेगरी नहीं होनी चाहिए। सोचिएगा इस बात को। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।